Hello everyone and welcome to the another episode of Healthy Conversation at Akash Hospital. आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस और सर्विकल कैंसर अवेयरनेस के बारे में। लाखों लेडीज को ये कैंसर डिटेक्ट होते हैं, जो समस्या आती है लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता, इसकी अवेयरनेस ही नहीं होती। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर अर्ली स्टेज पे इसे पकड़ लिया जाए तो इसका ट्रीटमेंट कितना ईजी और कितना इफेक्टिव हो सकता है। तो आज इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं डॉक्टर तन्वी गाबा से। तो डॉक्टर तन्वी गाबा, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट। थैंक यू। तो मैम, स्टार्ट करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हम जानना चाहेंगे कि कैंसर क्या है, सिंपल लैंग्वेज में। सो बेसिकली हमारी बॉडी में सेल्स जो होते हैं वो पैदा होते हैं और वो मर जाते हैं। हर सेल का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। बट कुछ कैंसर में क्या होता है, कुछ सेल्स, कुछ अबनॉर्मल सेल्स बन जाते हैं जो सेल डेथ अपने आप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो अबनॉर्मली ग्रो करने लग जाते हैं। वो कहीं भी बॉडी में कहीं के भी सेल्स हो सकते हैं जो बहुत अबनॉर्मल रेट पे और अबनॉर्मल तरीके से बढ़ते जा रहे हैं और वो खुद से नहीं मर रहे हैं। इस वजह से वो पर्टिकुलर टिश्यू का या वो पर्टिकुलर ऑर्गन का कैंसर बन जाता है। तो मैम, अब हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की। ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर में? सो जैसे मैंने बताया कि कैंसर अबनॉर्मल सेल्स का अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है, वैसे ही ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट टिश्यू के सेल्स का अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है, जो एक लंप के फॉर्म में प्रेजेंट करता है। ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर है फीमेल्स में इंडिया में, बट इसकी अवेयरनेस बहुत ही कम है। आई डोंट नो वाई, बट मैंने जो अपने पेशेंट्स में देखा और जनरल पॉपुलेशन में देखा है, वो बहुत ज़्यादा डरते हैं स्क्रीनिंग करने से। मतलब कि अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग कराएंगे या कोई मतलब फॉर दैट मैटर किसी भी चीज़ की स्क्रीनिंग कराएंगे तो कहीं कुछ निकल ना जाए। ये एक जो थॉट प्रोसेस है वो हमें पूरे इंडिया में सबको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज अगर आप ये सोचेंगे कि अगर मैंने स्क्रीनिंग ही नहीं कराई तो कुछ निकलेगा नहीं और कुछ होगा नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। जो होना है वो तो होगा ही, जो बन रहा है बॉडी के अंदर वो बनेगा ही। अगर आप स्क्रीनिंग करके उसको जल्दी और फर्स्ट स्टेज पे अगर आप पकड़ लेते, एग्जैक्टली अगर आप जल्दी पकड़ लोगे तो वो चीज़ जल्दी ट्रीट हो जाएगी और कम्प्लीटली ट्रीट हो। हाँ, चांसेस हाई हैं कि उसका ट्रीटमेंट आपको अच्छे से मिल जाए। एग्जैक्टली अगर आप लेट स्टेज पे पकड़ोगे वो बन तो रहा ही है। हाँ, आपने बस अपनी आंखें बंद कर ली कि मेरे को जानना ही नहीं है कि क्या बन रहा है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट एवरीवन नीड्स टू नो कि स्क्रीनिंग का मतलब कोई डरने की बात नहीं है। स्क्रीनिंग से हम बस जल्दी पकड़ना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो मैम, जैसे आपने बताया कि अर्ली स्टेज पे अगर इसको पकड़ लें तो उसका ट्रीटमेंट करना भी काफ़ी इजी हो जाता है और ट्रीट कर भी सकते हैं कैंसर को। अर्ली स्टेज पे पकड़ेंगे कैसे, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें ध्यान रखना है? पहले मैं सिम्टम्स बता देती हूँ। सो ब्रेस्ट कैंसर एक तो पेनलेस लंप होगा। आपको सबसे पहले आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है, ऑलमोस्ट एवरी मंथ करना है। आपको एक मिरर के सामने खड़ा होना है, आपको अपने ब्रेस्ट का कंसिस्टेंसी और लुक देखना है, प्लस आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लैट हैंड रख के पैल्पेट करना है। पूरा वो फील करके देखना है अपने दोनों ब्रेस्ट वाइल टेकिंग बाथ और वाइल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एंड उसमें आपको फील करना है कि कोई लंप फील हो रहा है या नहीं। हो सकता है लंप आपको फील ना हो, ओवरऑल ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा हार्डनेस हो जाए ब्रेस्ट की, या फिर ब्रेस्ट से कोई अबनॉर्मल डिस्चार्ज निकलने लग जाए, ब्लडी डिस्चार्ज निकलने लग जाए, ब्राउन कलर का डिस्चार्ज निकलने लग जाए। अदरवाइज आपकी ब्रेस्ट की लुक बहुत ऑरेंज के पील की तरह हो सकती है। या तो वो हो जाएगा, या निपल्स का शेप अलग हो जाएगा, निपल्स रिट्रैक्ट हो जाएंगे पीछे की तरफ, अंदर की तरफ चले जाएंगे। या फिर आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, आपका ब्रेस्ट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहने लग जाएगा, आपको रेडनेस दिख सकती है। आपको पेन बहुत लेट स्टेज पे आता है, पेन यूजुअली अर्ली स्टेज पे नहीं होता। सो पेन इज़ नॉट अ सिम्टम, बट जो बाकी मैंने चीज़ें बताई वो सारी सिम्टम्स है। बट सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन टॉप करता है सबको कि किसी भी स्टेज पे अगर आपको कुछ अबनॉर्मल फील हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए, एंड आपको ही जाके डॉक्टर को बताना चाहिए कि मुझे अबनॉर्मल फील हो रहा है। अदर देन दैट, अगर सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं या सिम्टम्स नहीं आते, क्योंकि सिम्टम्स यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर के बहुत लेट आते हैं, प्रेजेंट करते हैं एट अ लेटर स्टेज, तो अर्ली स्टेज पे हम पकड़ने के लिए उसको हम ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग एडवाइस करते हैं। आफ्टर द एज ऑफ 35 एवरी फीमेल, सो अकॉर्डिंग टू WHO इट्स अकॉर्डिंग आफ्टर 40 कि एवरी ईयर एवरी फीमेल शुड गेट mammography done or breast cancer screening done so that they can catch it at an early age. But mammography के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि रेडिएशन बहुत होता है, इसलिए हम 40 से पहले करवा नहीं सकते।
आजकल हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जो 35-36 की एज में आ रहे हैं, जिनको स्टेज 3 स्टेज 4 कैंसर ऑलरेडी हो चुका है। तो हमने स्क्रीनिंग ही नहीं शुरू की, तो फिर हम उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे? सो अब एक न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, दैट इज थर्मोलिटिक्स बेस्ड, जो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग हम 20 की एज से ही कर सकते हैं। सिंस बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू रेडिएशन, जो हमारे मोबाइल से रेज होते हैं कॉन्स्टेंटली, इतने सारी रेडिएशंस हैं हमारे आसपास, प्लस जो फूड हम खा रहे हैं, जो वाटर हम पी रहे हैं, एवरीथिंग, जो केमिकल्स हम एक्सपोज्ड है हमारी बॉडी, उन सब से कैंसर बहुत जल्दी डेवलप हो रहा है बॉडी में, रादर देन पहले के टाइम पे कैंसर बहुत लेट डेवलप होता था। जब किसी भी इंसान की एज ज़्यादा हो जाती थी तब कैंसर डेवलप होता था, अब बहुत यंग एज में डेवलप, अर्ली एज में। सो नाउ वी नीड टू स्टार्ट स्क्रीनिंग एट अ वेरी यंग एज। यही मेरा एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा था कि क्या ऐसी एज है जब सेल्फ भी एग्जामिनेशन करना है, प्लस हमें एक बार कंसल्टेशन गायनेकोलॉजिस्ट से लेना चाहिए कि एक बार असेसमेंट करा लेनी चाहिए, किस एज के बाद ये हमें करना चाहिए? So basically 30 is, I feel now 30 is the age, ओके especially in form of cancers. वैसे 40 is the new 30, but when it comes to cancer and diseases, 30 is the new 40. हाँ, क्योंकि So because जल्दी cancers बन रहे हैं, so that's why from the age of 30, even cervical cancer, even breast cancer, we should start screening at least annually, या फिर 2 साल में एक बार आपको जरूर स्क्रीनिंग करा लेनी। और जो स्क्रीनिंग के बारे में आप बात कर रहे हैं, इसमें मेमोग्राफी की तरह कोई रेडिएशन का या किसी भी तरीके का डर नहीं होता? नहीं। सो न्यू थर्मोलिटिक्स बेस्ड जो स्क्रीनिंग मेथड है ब्रेस्ट कैंसर का, उसमें ना रेडिएशन है, ना टच है, ना पेन है, ना सी है, मतलब वी डोंट इवन सी द पेशेंट। वो एक क्यूबिकल के अंदर होते हैं एंड एब्सोल्युटली रेडिएशन फ्री, एब्सोल्युटली सेफ फॉर एनी एज ग्रुप। So we should start screening at an early age with that mechanism. मैमोग्राफी से आप जल्दी नहीं कर सकते, मैमोग्राफी से मिनिमम 40 एज में करते हैं, पर थर्मोलिटिक्स बेस्ड में आप जल्दी स्क्रीनिंग शुरू कर सकते हैं। तो मैम, जैसे आपने बताया कि सेल्फ एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं, और अगर किसी को वो लम्प फील होता है तो क्या ज़रूरी है कि हर लम्प ही कैंसर हो? ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हर लम्प कैंसर होगा। ब्रेस्ट लम्प्स बिनाइन भी हो सकते हैं, दैट मीन्स नॉन कैंसरस भी हो सकते हैं, जैसे फाइब्रोएडेनोमा होता है, ब्रेस्ट सिस्ट होता है, गैलेक्टोसील होता है, बहुत टाइप के अलग अलग लम्प्स भी फॉर्म हो सकते हैं बिकॉज ऑफ फैटी टिश्यू या ब्रेस्ट मिल्क की वजह से। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको लम्प फील हो रहा है तो आप बिनाइन सोच के डॉक्टर के पास ना जाए, घर बैठ जाए। हाँ एग्जैक्टली। तो आपको उसको एग्जामिन कराना बहुत ज़रूरी है, उसका अल्ट्रासाउंड या स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप का लम्प है। अगर वो नॉन कैंसरस है तो आप बिल्कुल नॉर्मली लाइफ जी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैम, इसके नॉर्मली रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? ब्रेस्ट कैंसर के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, जैसे अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, किसी भी फीमेल को फैमिली हिस्ट्री रही है ब्रेस्ट कैंसर की या ओवेरियन कैंसर की या कोलोरेक्टल कैंसर की, एक ब्रका जीन करके होता है, BRCA जीन 1 और 2, उनकी म्यूटेशन से हो सकता है, तो जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री जिनको है ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर की, उनको रिस्क फैक्टर रहेगा। जिसमें जिनको ओबेसिटी है, जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, मोटापा ज़्यादा है, उनको रिस्क फैक्टर रहता है। हार्मोनल फैक्टर्स भी प्ले करते हैं, इवन परफ्यूम्स कहा जाता है कि उनमें हार्मोनल डिस्टेबलाइजिंग एजेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर बनने के, एंड स्पेशली हम यहीं पे स्प्रे करते हैं परफ्यूम, सो उससे भी ब्रेस्ट कैंसर बढ़ जाता है। देन आजकल ये बहुत कॉमन है कि बहुत फीमेल्स आर गेटिंग मैरिड एंड कंसीविंग लेट, तो वो 30 के बाद जब आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी, सो दैट ऑल्सो बिकम्स अ रिस्क फैक्टर। अगर कोई फीमेल है जिसने ब्रेस्ट फीड नहीं कराया है, वो भी रिस्क फैक्टर में आ जाती है ब्रेस्ट कैंसर के। देन जिन औरतों को लेट मेनोपॉज होता है, कुछ औरतें होती है जिनको 50 के अबव मेनोपॉज होता है, वो रिस्क फैक्टर पे आ जाती हैं बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन डोमिनेंस। एस्ट्रोजन मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। देन जिनको जो अल्कोहल कंज्यूम करती हैं, स्मोकिंग करती हैं, दैट विल ऑलवेज बी अ रिस्क फैक्टर। लाइफस्टाइल बेसिकली लाइफस्टाइल डेफिनेटली डिपेंड करता है। तो मैम, अब बात कर लेते हैं कि सर्विकल कैंसर क्या होता है? सो सर्विकल कैंसर, सर्विक्स बेसिकली बच्चादानी के मुंह को, यूट्रस के माउथ को, जो लोअर पार्ट होता है उसको बोलते हैं सर्विक्स। व्हेनेवर इंटरकोर्स हैपेंस, तो जो पीनस से एक वायरस होता है HPV, वो जाके वजाइना में डिपॉजिट हो जाता है। ओके। एंड वो वायरस है, HPV इज द थिंग जो उस सर्विक्स के सेल्स को अबनॉर्मल बना के और फिर सर्विकल कैंसर बना देता है। सारे HPV नहीं कॉज करते हैं ये, कुछ बॉडी खुद से हील कर लेती है उनको, कुछ बॉडी खुद से फाइट कर लेती है वायरस के साथ, बट कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेन्स होते हैं वायरस के जो
सर्विकल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, मेजर कॉज की बात करें कि मेजर कॉज क्या होता है इसका? दैट इज वर्ड HPV वायरस ही मेजर कॉज में आएगा। हाँ, सर्विकल। और अगर हम इसका सिम्टम पकड़ना चाहेंगे, अर्ली अगर हम इसको पकड़ना चाहें तो क्या सिम्टम ऐसे हैं जो हमें ध्यान रखने हैं? सो सर्विकल कैंसर जब बनता है या बनना शुरू होता है तो शुरू में आपको अबनॉर्मल स्पॉटिंग होगी, अबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी, पीरियड्स के बीच में कभी भी ब्लीडिंग हो जाएगी, अबनॉर्मल फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा, आपको ऐसे अलग अलग कलर्स का पिंकिश या येलोइश और बहुत फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ सकता है। जब भी आप इंटरकोर्स करोगे उसके बाद जैसे ही पीनस सर्विक्स पे जाके टच करेगा वो ब्लीड करेगा, और जो मांस पे टच करेगा, सो इट ब्लीड्स। जब भी आप इंटरकोर्स करते हो ब्लीडिंग हो सकती है। देन इट इज़ पेनलेस, कोई पेन आपको फील नहीं होगा। सो मोस्टली अबनॉर्मल ब्लीडिंग, वाइट फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आर द सिम्टम्स ऑफ सर्विकल कैंसर। ओके, तो मैम सर्विकल कैंसर कितना कॉमन है और इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? सो सर्विकल कैंसर सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है ओके, विमेन में, इंडिया में, एंड मोस्टली डेवलपिंग नेशंस में पाया जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हाइजीन, बिकॉज लोग हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स इज अ रिस्क फैक्टर, नॉट यूजिंग बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्डम्स नहीं यूज़ करना, सो दैट इज़ अनदर रिस्क फैक्टर। ऑब्वियसली आपकी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, अल्कोहल, अगेन इट कम्स, ओबेसिटी हो जाता है, दैट बिकम्स अ रिस्क फैक्टर फॉर सर्विकल कैंसर। अगर आपकी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन रहती है सर्विक्स में, अगर आपको इरोजन है, सर्विकल इरोजन है, सर्विक्स पे घाव बना हुआ है ऑलरेडी या इन्फेक्शन की वजह से, या अगेन मल्टीपल इन्फेक्शंस की वजह से, या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स की वजह से अगर ऑलरेडी इरोजन बना हुआ है, सो दैट विल लीड टू सर्विकल कैंसर। वो रिस्क फैक्टर रहता है। अगर आप अच्छे न्यूट्रिशनल फूड नहीं खाते हैं, आपकी डाइटरी हैबिट्स ठीक नहीं है, देन अगेन इट्स इम्यूनिटी भी इस पर? इम्यूनिटी डेफिनेटली, अगर आपकी बॉडी ऑलरेडी इम्यूनिटी अच्छी है, एंड हाँ, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, अगर आप HPV से फाइट कर पा रही है आपकी बॉडी, तो वो कैंसर नहीं बनती। बट अगर इम्यूनिटी वीक है तो फिर कैंसर बन सकता है। एक मैम मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि मोस्टली मैंने नोटिस किया है कि फीमेल्स में ना UTI बहुत कॉमन होता है, और कुछ फीमेल्स तो ऐसी होती है जिनको ये UTI पूरी ज़िंदगी ही फाइट करना पड़ता है। क्या UTI भी या UTI इन्फेक्शन भी एक कारण हो सकता है कि उससे सर्वाइकल कैंसर आपको बन जाए या कुछ ऐसा? सो नहीं, बिकॉज UTI यूरिनरी ब्लैडर की इन्फेक्शन है, और सर्विकल कैंसर वजाइनल इन्फेक्शन से हो रहा है। ओके, ऑल्दो वजाइनल इन्फेक्शन अगर बार बार होगी तो वो UTI कराती है। हाँ, ये होता है कि अगर वजाइनल इन्फेक्शन है तो आपको UTI बार बार होगा, बट अगर आपको UTI है तो रिस्क फैक्टर नहीं है, ठीक है, कैंसर का। तो मैम हम सर्विकल कैंसर को जल्दी कैसे पकड़ सकते हैं? डायग्नोसिस कैसे इसका जल्दी कर सकते हैं? सो सर्विकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग मेथड्स बहुत अच्छे हैं, विच इज़ कॉल्ड पैप स्मीयर। पैप स्मीयर एक तरीके का OPD बेस्ड एग्जामिनेशन ही है। आपको बस OPD में जाना है, एक इंटरनल एग्जामिनेशन होगा जिसमें से हम कुछ सेल्स, जो सर्विक्स के ऊपर के सेल्स होते हैं, वो ले लेते हैं और उनको फिर माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं। इनसे हम ना ही सिर्फ कैंसर, उससे प्री स्टेट जो होती है कैंसर की, उसको भी हम पकड़ सकते हैं। कैंसर बनने से पहले ही पता चल जाएगा कि बन सकता है कि नहीं बन सकता है। मैम इसमें कोई एज का भी होता है कि कितनी एज के बाद इसको करना चाहिए, या कितना रेगुलरिटी में हमें ये टेस्ट कराना चाहिए और किसको कराना चाहिए? सो पैप्स में अगर आपको हिस्ट्री है तो आपको जनरली भी 25 ऑनवर्ड्स कराना चाहिए, बट जनरली हम 30 ऑनवर्ड्स फीमेल्स को स्क्रीन करना शुरू करते हैं। 30 बार फीमेल्स को वंस इन 3 years सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग, दैट इज पैप स्मीयर, कराना होता है। या HPV DNA टेस्ट भी होता है, जिसमें हम वो वायरस आपके अंदर है या नहीं है वजाइना के अंदर, वो हम डिटेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि अगर वो स्ट्रेन का वायरस है तो आप एनीवे हाई रिस्क में आ गए हो, तो फिर हम पैप स्मीयर स्क्रीनिंग जल्दी करेंगे। सो फिर हम खाली सेल्स नहीं, हम HPV टेस्ट भी करने लग गए हैं, ठीक है। स्पेशली जो रिस्क फैक्टर में होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा वजाइनल इन्फेक्शंस रहती हैं, या बहुत अर्ली एज पे इंटरकोर्स शुरू हो गया था, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अगेन, सो हम उनमें HPV DNA टेस्टिंग भी करते हैं। अदरवाइज हम पैप स्मीयर वंस इन 3 years करते हैं। लाइफ में 3 या 4 times आपको पैप स्मीयर कराना है। अगर वो हर बार नेगेटिव आ रहा है तो आपको कैंसर नहीं बनेगा। और अगर आपका HPV DNA पॉजिटिव है तो आपको ईयरली स्क्रीनिंग करानी है पैप स्मीयर से, या फिर कॉल्पोस्कोपी करानी है, जिसमें हम एक स्टेन लगा के हम
सेल्स को अपने आंखों के सामने देख लेते हैं, abnormal सेल्स के, और फिर वहाँ से बायोप्सी लेते हैं अगर आपका HPV DNA पॉजिटिव आ रहा है तो। So colposcopy, pap smear, HPV DNA testing are very good methods of early detection of cervical cancer. And best बात ये है क्योंकि हम इसको प्री स्टेज पे भी पकड़ सकते हैं, कैंसर बनने से जस्ट पहले। So इसका ट्रीटमेंट बहुत अग्रेसिवली, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है एंड सर्वाइवल रेट्स आर वेरी वेरी गुड। प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा हो जाता है अगर चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो चाहे सर्विकल कैंसर हो, अगर हम उसको जल्दी पकड़ लें, अगर उसको अर्ली स्टेज पे, स्टेज 1 पे या स्टेज 1 से जस्ट पहले पकड़ लें, सो वी कैन हैव अ वेरी गुड प्रोग्नोसिस फॉर द पेशेंट। सो ऐसा नहीं है कि कैंसर से डर जाना चाहिए कि शिट कैंसर हो गया, तो वो अगर अर्ली स्टेज पे है डेफिनेटली आप ट्रीट कर सकते हैं कंप्लीटली। इसको मैम प्रिकॉशन के लिए क्या इसके कोई वैक्सीन भी अवेलेबल है कि हम वैक्सीन लगा लें और हमें ये डर ही खत्म हो जाए कि हमें कभी कैंसर होगा सिर्फ? Yes, absolutely. So there is HPV vaccine available by few names like Cervarix और Gardasil. सर्विकल कैंसर बेसिकली क्या करती है, ये HPV वायरस के अगेंस्ट, जैसे हम मम्प्स वायरस के अगेंस्ट, मीजल्स के अगेंस्ट, पोलियो वैक्सीन ये सब लेते हैं, वो भी सब वायरसेस के अगेंस्ट ही वैक्सीन। वैसे ही HPV वैक्सीन है जो HPV वायरस के अगेंस्ट है। तो अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होगी HPV की, तो वो उससे फाइट करके और इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देगी, तो वो आगे फिर कैंसर नहीं बना पाएगा। ओके। सो हर फीमेल को अब द एज ऑफ 12 ईयर्स ये वैक्सीन लगानी ही चाहिए। अगर आप 15 से पहले लगाते हैं तो 2 डोजेज ही लगते हैं, अगर आप 15 एज के ऊपर लगाते हैं तो 3 डोजेज लगते हैं इस वैक्सीन के। एंड फर्स्ट सेक्सुअल एनकाउंटर के पहले लगाएंगे तो मैक्सिमम रिजल्ट्स आएंगे। ओके। क्योंकि एक बार वायरस डिपॉजिट हो गया, फिर ये वैक्सीन उतनी इफेक्टिव उस वायरस के अगेंस्ट नहीं होगी, न्यू इन्फेक्शंस के अगेंस्ट होगी, बट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फेक्शंस है उसके अगेंस्ट नहीं होगी। तो हमेशा फर्स्ट सेक्सुअल एनकाउंटर के पहले लगाया जाए फॉर मैक्सिमम इफेक्ट। तो मैम सोशल मीडिया पे आजकल एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि HPV वैक्सीन के बाद इनफर्टिलिटी हो जाती है, कितनी सच्चाई है इस बात में? सो आई नो आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी डाउट्स चल रहे हैं HPV वैक्सीन को लेके और काफ़ी कंसर्न्स चल रहे हैं। सो आप लोग को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। HPV वैक्सीन से बिल्कुल भी इनफर्टिलिटी नहीं हो सकती। जैसे मैंने बताया कि कोई भी वैक्सीन जैसे वायरस के अगेंस्ट होती है, कोई भी वैक्सीन, वैसे ही HPV वैक्सीन है जो सर्विकल कैंसर वैक्सीन है, वो केवल एक वायरस को अटैक कर रही है, उसमें कोई इनफर्टिलिटी से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो मैम अब बात कर लेते हैं कॉमन मिथ्स हैं जो कुछ लोगों के दिमाग में आ सकते हैं कि अगर आपको कैंसर हो गया तो इसका मतलब अब डेथ है। नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कैंसर बिल्कुल प्रिवेंटेबल, बहुत सारे कैंसर्स हैं जिनके बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, तो ऐसा बिल्कुल ट्रू नहीं है। नेक्स्ट मैम मैं पूछना चाहूँगी कि काफ़ी लोगों को लगता है कि अगर पेन नहीं हो रहा है तो वो कैंसर कैसे हो सकता है? सो मोस्टली कैंसर्स पेनलेस होते हैं। ओके। सो वो बहुत लेट स्टेज पे जाके पेनफुल होते हैं। सो ऐसा बिल्कुल ट्रू नहीं है कि पेन नहीं है तो कैंसर नहीं है। अब काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि हमारी फैमिली में हिस्ट्री में किसी को भी कैंसर नहीं है तो हमें कैसे आएगा, जेनेटिक होता है कैंसर, और क्या इसकी भी कुछ सच्चाई है? बिल्कुल ऐसा, अगेन इट्स अ मिथ, बिकॉज ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको जेनेटिक हिस्ट्री होगी तभी आपको कैंसर होगा। बहुत सारे लोगों को कोई जेनेटिक हिस्ट्री नहीं होती है, स्टिल बहुत अग्रेसिव कैंसर्स होते हैं। ओके। तो मैम फाइनली हमारे व्यूअर्स के लिए आप कोई मैसेज देना चाहें प्रिवेंशन के लिए, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले बी वेरी कंसर्न्ड एंड केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी के साइंस और सिम्टम्स समझिए। आपकी बॉडी हमेशा आपको साइन देगी, वो पकड़िए। अगर आपके फैमिली में कोई भी हिस्ट्री है या आपको कुछ भी कंसर्न है तो अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, डॉक्टर की एडवाइस सही तरीके से फॉलो कीजिए। वेरियस डिजीजेस के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, क्या कॉमन है क्या अनकॉमन है। आपको ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग और ओवरऑल हेल्थ का स्क्रीनिंग और अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफस्टाइल ठीक रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हैबिट्स जिनसे रिस्क फैक्टर्स बढ़ते हैं वो आपको नहीं अडॉप्ट करने चाहिए। सो फाइनली मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाइए। कैंसर से डरना नहीं है। कैंसर होने का मतलब ये नहीं है कि आप डेथ पक्का होगी। आप अर्ली स्क्रीनिंग करा के और अर्ली डिटेक्शन करा के कैंसर कम्प्लीटली क्योरेबल होता है। अवेयरनेस ही सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। अपने बॉडी के साइंस को समझिए। अगर आपकी बॉडी कोई साइन या सिम्टम्स देती है तो उसको हमेशा ध्यान दीजिए, डॉक्टर से जाके डिस्कस कीजिए। एंड प्लीज़ डॉक्टर की एडवाइस फॉलो कीजिए।
रेगुलर स्क्रीनिंग्स कराइए एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक हेल्दी वुमेन ही हेल्दी फैमिली का फाउंडेशन हो सकती है। सो डॉक्टर तन्वी, थैंक यू सो मच इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हमारे साथ शेयर करने के लिए। एंड फ्रेंड्स, हम चाहेंगे कि इस इन्फॉर्मेशन को आप अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली में जो भी वुमेन है जिसको भी आपको लग रहा है कि ज़रूरत है इस इन्फॉर्मेशन की, उसके साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जान बचा दे। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए